Good morning, friends. Welcome to my YouTube channel once again. I am speaking Avinash Srivastava from Home Classes. Today I am going to discuss about one more William Shakespeare's play, Twelfth Night. Let's start the play. First performance इसका हुआ था 1599 to 1600. इसका फर्स्ट परफॉर्मेंस ओके एंड फर्स्ट प्रिंटेड 1623 में इस फर्स्ट फोलियो में इसका फर्स्ट प्रिंट हुआ था एंड सेकेंड पीरियड का प्ले है ये सेकेंड पीरियड का प्ले है टाइमिंग 1594 to 1600 okay and this is a comedy इसका जेनर है कॉमेडी एंड इट्स सेटिंग इज इलीरिया नामक शहर में इसकी सेटिंग हुई है इलीरिया ओके इसको ध्यान में रखिएगा इलीरिया नामक शहर में इसकी सेटिंग है एंड इट्स सेकेंड नेम इज व्हाट यू विल ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है इसका दूसरा नाम क्या है ट्वेल्थ नाइट का तो व्हाट यू विल ओके तो इसके कैरेक्टर्स को देखते हैं ऑर्सिनो ड्यूक ऑफ इलीरिया ये ड्यूक इलीरिया के ड्यूक रहते हैं राजा इन लव विद ओलिविया के प्यार में ये रहते हैं ऑर्सिनो एंड सेकंड कैरेक्टर वायला इन लव विद ड्यूक ओके वायला ड्यूक के प्रेम में रहती है इन द डिस्गाइज ऑफ सिसेरियो ये वायला जो वेश बदल करके वो जाती है स्टोरी में आप समझेंगे तो ये सिसेरियो अपना नाम वो रख लेती है एज ए मेल ठीक है सिसेरियो नाम वो रखती है जब पुरुष वेश में वो जाती है तो सिसेरियो इसका नाम है आप इसे ध्यान में रखें एंड नेक्स्ट कैरेक्टर ओलिविया इन लव विद सिसेरियो ये लव ट्रायंगल है फ्रेंड्स यहाँ पे देखें ऑर्सिनो इन लव विद ओलिविया के प्रेम में और वायला इन लव विद ऑर्सिनो ओके एंड यहाँ पे ओलिविया इन लव विद सिसेरियो ओलिविया जो है ये पुरुष वेश में रहता है तो इसके प्यार में ये रहती है ओलिविया सिसेरियो ओके नेक्स्ट कैरेक्टर है एंटोनियो एसी कैप्टन एंटोनियो नेक्स्ट वैलेंटाइन एंड क्यूरियो ये अटेंड टू ऑर्सिनो की ये नौकर रहते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर फिस्टे कौन एक क्लाउन है जेस्टर नेक्स्ट कैरेक्टर सर एंटीऑक्चिक एंड सर टॉबी बेल्च अंकल ऑफ ओलिविया मारिया ओलिवियाज मेरी नौकरानी रहती है मारिया ओलिविया की ओके एंड नेक्स्ट कैरेक्टर मलवोलियो स्टीवर्ड टू ओलिविया स्टीवर्ड मीन्स होता है मैनेजर या प्रबंधक आप कह सकते हैं ओके मलवोलियो स्टीवर्ड टू ओलिविया तो प्ले को हम देखते हैं आप कैरेक्टर को ध्यान से देख लीजिएगा हाँ ईश्वर की माया बड़ी विचित्र है
कभी कभी वह ऐसे विचित्र चमत्कार कर दिखाता है जिन्हें देखकर मनुष्य की बुद्धि दंग रह जाती है। ऐसे ही एक चमत्कार शेक्सपियर की इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा। प्राचीन समय की बात है। यह घटना एक इल्यूसियन नगर की है, जहां एक औरत के दो जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे। दोनों ही बच्चे शक्ल सूरत, कद काठी और रंग रूप में बिल्कुल एक जैसे ही लगते थे। दोनों में अगर कोई फ़र्क था तो यह था कि एक लड़का और एक लड़की। माँ ने एक का नाम, जो लड़का था, सेबेस्टियन रखा और लड़की का नाम वायला। धीरे धीरे वे बड़े होने लगे तो उनकी एक और बात सामने आई कि दोनों की किस्मत भी एक जैसी ही थी। यह भी कुदरत का एक अनोखा ही करिश्मा था जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई थी। समय तेजी से भागता जा रहा था। एक बार दोनों भाई बहन पानी के जहाज पर सवार होकर किसी विदेश यात्रा के लिए निकल पड़े। अभी वे अपने शहर से बस कुछ ही दूरी पर पहुंचे थे कि अचानक समुद्र की लहरें ऊंची ऊंची उठान भरने लगी और समुद्र में एक भयानक तूफान उठने लगा। जहाज पूरी तरह डगमगाने लगा। नाविकों ने बहुत कोशिश की जहाज को बचाने की, मगर अफसोस कि वह जहाज को न बचा सके। जहाज जाकर एक चट्टान से टकरा गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। सैकड़ों यात्री पानी में डूब गए, कितने ही घायल हो गए और समुद्री लहरों में समा गए। लेकिन शायद उन दोनों बहन भाइयों को अभी जीना था। इसी वजह से इस भयानक दुर्घटना में वह बच गए। वे दोनों बच तो गए, लेकिन थे दोनों अलग अलग। पानी में डूब उतराते सेबेस्टियन को यह एक तख्ता दिखाई दिया। उसने कोशिश करने के बावजूद उसे पकड़ ही लिया और उसके सहारे से लहरों में तैरने लगा। तख्ता कभी लहर में डूब जाता, कभी निकल जाता, लेकिन सेबेस्टियन उसे मजबूती से थामा रहा। उसने अपनी पकड़ ढीली न छोड़ी। कुछ देर तक तो तूफान तेजी पकड़ता रहा, फिर धीरे धीरे उसकी वो कम होने लगी और लहरें शांत पड़ने लगी। उधर तूफान का वेग कम हुआ तो सेबेस्टियन को अपनी बहन वायला की चिंता होने लगी। अचानक उसने वायला को देखा। कुछ नाविक उसे उठाकर अपनी नाव में बैठा रहे थे। यह देखते ही उसने राहत की सांस ली। अब वह सोचने लगा कि बहन तो बच गई। अगर परमात्मा की कृपा रही तो एक दिन उससे मुलाकात भी ज़रूर हो जाएगी। उस दिन के बाद उसके दिल में एक नई उम्मीद जागी और वह अपने तख्ते को खेता हुआ किनारे की तरफ बढ़ने लगा। उधर शायद वायला भी सेबेस्टियन को किनारे की ओर बढ़ता हुआ देख लिया, इसलिए उसके दिल में एक नई आशा जागी और कभी कभी अपने भाई से जरूर मिलेगी। जब वह किनारे पर पहुंची तो उसने जहाज के कप्तान से कहा, कप्तान साहब, आप तो जानते ही हैं कि मेरा एकमात्र सहारा सिर्फ मेरा भाई ही था, लेकिन इस घटना के बाद तो मैं उसके जीने की आशा ही छोड़ सकती हूँ। पता नहीं वह कहाँ और किस हाल में होगा और उस पर क्या बीत रही होगी। कौन जाने अपने जीवन में मेरी उससे मुलाकात भी हो पाएगी या नहीं, और अगर कभी भी हो गई तो न जाने कब वो समय आएगा। इसलिए आप मेहरबानी करके मुझे बताइए कि मुसीबत के दिन में मैं कहाँ और किसके पास रहकर बिताऊं। वह कप्तान अधेड़ उम्र का था, लेकिन काफ़ी अनुभवी जान पड़ता था। कैप्टन एंटोनियो। उसने उसकी बात सुनकर उसके सिर पर बड़े प्रेम पूर्वक हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम मेरे पास ही रहो, लेकिन मैं तो ठहरा जहाज का कप्तान। मेरा तो अपना ही कोई ठिकाना नहीं रहा। आज एक जगह, कल दूसरी जगह। इसलिए मेरा एक मशवरा है, तुम पास वाले द्वीप पर चली जाओ। वहाँ अर्सिनो नाम का एक राजकुमार निवास करता है। अर्सिनो जो बड़ा ही धर्मात्मा तथा दयालु है। उसकी उम्र विवाह योग्य हो चुकी है, लेकिन वह अभी तक कुंवारा है। क्यों? वायला ने पूछा। उसने शादी क्यों नहीं की?
इसकी एक वजह रही है बेटी, वह एक रईस की बेटी से प्यार करता है जिसका नाम है ओलिविया। ये ओलिविया से प्यार करता है। किसी समय में जब ओलिविया भी उससे प्रेम करती थी, मगर लगभग 6 महीने पहले ओलिविया का इकलौता भाई चल बसा। बस उससे बड़ा प्यार करती थी और उसकी मृत्यु से उसे इतना गहरा सदमा पहुंचा कि वह उसकी याद को दिल से नहीं निकाल पाई। आज हालत यह है कि दुनिया भर के सारे सुख व ऐशो आराम से किनारा करके वह अपने आप को एक कमरे में बंद करके पड़ी रहती है। न तो वह किसी से मिलती जुलती है, न किसी मर्द की छाया अपने ऊपर पड़ने देती है। यही वजह है कि राजकुमार भी उससे नहीं मिल पाता और रात दिन उसकी याद में घुलता रहता है। एक ठंडी आह भरकर वायला ने कहा, बहनें भाइयों को कितना प्यार करती हैं, पता नहीं मेरे भाई भी मुझे कभी मिलेगा या नहीं। कप्तान साहब, जिस ओलिविया की आप बात कर रहे हैं वह भी अपने भाई के दुख में डूबी हुई है और मैं भी। इसलिए मैं सोचती हूँ कि जिसने हमेशा के लिए अपने भाई को खो दिया है वह मेरे मन के दुख को जरूर समझेगी और उम्मीद करती हूँ कि मेरे भाई को तलाश करने में मेरी मदद करेगी। अगर कप्तान साहब आप किसी तरह मुझे ओलिविया तक पहुंचा सकें तो आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर चुका नहीं पाऊंगी। लेकिन बेटी, जहाँ तक मेरा मानना है वो ओलिविया तुम्हें बिना किसी परिचय के कभी नहीं मिलेगी। इसलिए मेरा मशवरा यह है कि तुम राजकुमार की शरण में चली जाओ, वह तुम्हारी मदद जरूर करेगा। कप्तान की बात वायला ने मान ली और फिर कुछ समय बाद वह एक देहाती आदमी का रूप बनाकर राजकुमार के यहाँ नौकरी करने लगी। उसने राजकुमार को अपना नाम सिसेरियो बताया तथा दिन रात उसकी सेवा में लगा रहता। वो अपना नाम वो सिसेरियो वो चेंज कर ली थी और उसके यहाँ वो रहती थी। पुरुष का वेश बनाकर वह बिल्कुल अपने भाई सेबेस्टियन के जैसी ही दिखाई देती थी। अगर उसके भाई का कोई दोस्त उसे ऐसी दशा में देखता तो वह उसे सेबेस्टियन ही समझता। व्योला भी अपने भाई की तरह हर काम में निपुण थी, इसलिए कुछ ही दिनों में वह राजकुमार की गहरी विश्वास पात्र बन गई। दोनों के बीच कुछ ही दिनों में इतना यकीन पैदा हो गया था कि राजकुमार ने ओलिविया और अपने प्रेम संबंधों की सारी बातें उसे बता दी। इतना ही नहीं, उसने एक इस काम में उसकी सहायता भी मांगी। लेकिन जो खुद मदद का मोहताज हो वो भला दूसरे की क्या मदद कर सकता है। कुछ ऐसी ही स्थिति वायला की भी थी। वह तो स्वयं राजकुमार से प्रेम करने लगी थी, अब उसे खुद मदद की ज़रूरत थी। राजकुमार सुंदर होने के साथ साथ नम्र तथा सौम्य स्वभाव का भी था। वायला जब भी उसकी मोहिनी सूरत देखती तो दिल ही दिल में सोचती थी, आखिर किस धातु की बनी है ओलिविया। ओलिविया कितनी पत्थर दिल लड़की है जो राजकुमार जैसे प्रेमी की प्रार्थना पर भी उसका दिल नहीं पसीजता। कभी कभी वह सोचती, अगर मैं उसकी जगह होती तो राजकुमार की एक हाँ पर 100 बार कुर्बान हो जाती। एक बार की बात है, राजकुमार ओलिविया को याद कर करके आंसू बहाने लगे। तब अवसर पाकर सिसेरियो ने कहा, मालिक, मुझसे आपकी ऐसी दशा देखी नहीं जाती। आप रात भर ओलिविया की याद में आंसू बहाते रहते हैं और सारा दिन उसका गुणगान किया करते हैं। इस हालत में न आपको खाने की सुध रहती है और न पीने की। आठों पहर उसका ख्याल उसके नाम की रट जो आप लगाते रहते हैं। मैं तो पूछता हूँ कि क्या ओलिविया को आपकी परवाह है। सिसेरियो, तुम नहीं जानते, राजकुमार तड़प कर बोला। ईश्वर ने स्त्री का दिल बड़ा पत्थर दिल बनाया है। उसके सीने में हाड़ मांस की जगह पत्थर होता है, वह कभी पसीजता नहीं।
पसीजना नहीं जानता। यह तो मर्द का ही दिल होता है कि वह स्त्री पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है और इसके बाद भी अपने आप को उसका ऋणी समझता रहता है। राजकुमार की बात सुनकर सिसेरियो को बहुत दुख पहुंचा। उसका रूप चाहे मर्द का था, लेकिन हकीकत में वह नारी ही थी और राजकुमार इन बातों से अनजान था कि उसके दिल में राजकुमार के प्रति कितनी पवित्र और कोमल भावनाएं कब से कुलबुला रही हैं। लेकिन उसकी मजबूरी थी कि वह राजकुमार के सामने उन्हें प्रकट नहीं कर सकती थी। इसलिए वह दिल ही दिल में वह कहने लगी, राजकुमार, काश मैं तुम्हें अपना दिल चीर कर दिखा सकती कि देखो, उसमें तुम्हारे लिए अपार प्रेम, कितनी कोमल भावनाएं हैं, कितना प्यार करती हूँ मैं तुमसे। वायला के दिल के इस आंदोलन को उसके होंठ भी न रोक सके। एकाएक ही एक दिन उसके मुंह से निकला, राजकुमार, काश कि मैं लड़की होता और तुम्हें बता सकता कि नारी की तुलना में पुरुष का प्यार कितना छोटा होता है। औरत के प्यार का मुझे तजुर्बा है राजकुमार, इसलिए उसके प्यार का अपमान मत करो। सिसेरियो, क्या तुम मुझे इसका प्रमाण दे सकते हो? राजकुमार ने पूछा। जरूर राजकुमार, वक्त आने पर मैं आपको इसका पक्का प्रमाण दूंगा, सिसेरियो ने दृढ़ स्वर में कहा। मेरे लिए तो प्रत्यक्ष प्रमाण ओलिविया है। आशान्वित होकर राजकुमार बोला, अगर तुम प्रत्यक्ष प्रमाण दिला सको तो मेरे प्यारे सिसेरियो, मैं तुम्हारा यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आज तक किसी को भी मैंने अपने प्यार का राज नहीं बताया। आज तुम्हें मैं बताता हूँ, वह भी इस उम्मीद पर कि मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर ओलिविया को मोहने की अद्भुत ताकत है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर उसके पास जाकर तुम मेरा दर्द भरा प्यार का अफसाना उसे सुनाओगे तो उसका पत्थर दिल निश्चित ही पिघलकर मोम हो जाएगा और तुम्हारी जिद के आगे वह इनकार नहीं कर सकेगी। यह मुझे पक्का विश्वास है, इसलिए तुम वहां जाकर देखो। वायला के लिए यह दर्द भरा आघात था। जिसे वह प्रेम करती थी, उसी के प्यार का संदेश लेकर वह भला किसी लड़की के पास कैसे जा सकती थी? किस तरह वह अपने प्यार को किसी दूसरी लड़की को सौंप देती? मगर क्योंकि वह राजकुमार को दिलो जान से चाहती थी और हर हालत में उसे खुश देखना चाहती थी, इसीलिए वह दिल पर पत्थर रखकर राजकुमार की खुशी के लिए वह ओलिविया के पास चली गई। अब वायला राजकुमार का मैसेज लेकर के ओलिविया के पास वो चली जाती है। एज ए सिसेरियो, सी डिस्गाइजेज हर सेल्फ एज ए सिसेरियो के रूप में वो अपना वो फेस बदल लेती है और ओलिविया के पास वो जाती है। वहां पहुंचकर वायला कुछ दर्द भरे अंदाज में राजकुमार की पूरी दशा का वर्णन कर दिया, जिसे सुनकर ओलिविया का दिल भर आया। उसके दिल में प्रेम उमड़ने लगा, मगर यह प्रेम राजकुमार के लिए नहीं बल्कि सिसेरियो के प्रति था। उसकी नज़र में सिसेरियो एक ऐसा आदमी था जो सुंदर भी था और उसकी आवाज़ में कमाल का जादू था। उसके इन्हीं गुणों पर ओलिविया मोहित हो गई। हाँ, यहाँ तक कि वह अपने भाई के दुख को भी भूल गई थी। सिसेरियो इस बात को पूरी तरह समझ चुका था। उसके बाद उसने बहुत कोशिश की कि ओलिविया का मन राजकुमार की ओर बांध सके, मगर वह इसमें कामयाब नहीं हुआ। ओलिविया ने बड़े ही शालीन शब्दों में उससे कहा, अपने मालिक के पास जाकर मेरी तरफ से माफ़ी मांग लेना और कहना कि मैं इस लायक नहीं हूँ। वे मुझ तुच्छ दुखियारी को क्यों इतना मान सम्मान देना चाहते हैं? कृपा करके वह ऐसा न करें और मुझे भूलने की कोशिश करें। वह जितनी ही बार कोशिश करने के बावजूद भी वह कामयाब न हुआ तो वह डर कर वहाँ से चल दिया। ओलिविया को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई उसके सीने से दिल निकाल कर लिए जा रहा हो। रात को जब वह सोई तो भी उसे सिसेरियो के ही सपने आते रहे। उसकी नींद तभी खुल गई। फिर वह पूरी रात यही सोचती रही कि
जादू भरे उस मुस्कुराते हुए चेहरे को वह फिर किस तरह देख पाएगी। बस इसी फिक्र में उसकी बाकी की रात भी कट गई। लेकिन सुबह होने तक सिसेरियो से मिलने की से एक योजना उसके दिमाग में आ गई। वह उसे एक पत्र लिखने बैठ गई। मेरे प्रिय अनजाने दोस्त सिसेरियो, तुम राजकुमार का पैगाम लेकर मेरे पास क्यों चले आए? मैं तो अपने ही आप में मग्न थी, अपने सुख दुख के दिन बिता रही थी, लेकिन अचानक तुमने आकर मेरी जिंदगी में हलचल मचा दी और चलते समय मेरा सुख चैन व सुकून सब कुछ अपने पास ही ले गए। इसे मैं तुम्हारी निष्ठुरता न समझूं तो फिर क्या समझूं? तुम्हारे साथ गुजरे हुए कुछ पलों ने ही मुझे अपने आप से पराया बना दिया। अगर इस तुच्छ ओलिविया के लिए तुम्हारे दिल में जरा भी हमदर्दी हो तो एक बार आकर अपनी सूरत मुझे दिखा दो। मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार करूंगी। तुम्हारे इंतज़ार में पलकें बिछाए बैठी तुम्हारी ओलिविया। ओलिविया पत्र लिखी। खत को लिखने के बाद उसने कई बार पढ़ा, फिर अपने एक विश्वसनीय सेवक के साथ उसे सिसेरियो के पास भेज दिया। पत्र पढ़ने के बाद सिसेरियो ने एक जोरदार ठहाका लगाया, मगर दूसरे ही पल उसके चेहरे पर दया के भाव उभर आए। उसे ओलिविया पर रहम आने लगा। कैसी दशा हो गई थी ओलिविया की! कहाँ तो वह पुरुष के साए में भी दूर भाग रही थी और कहाँ वो अब पुरुष से प्रेम के भ्रम में एक औरत पर ही न्यौछावर हुई जा रही थी। और फिर वह राजकुमार के पैगाम का बहाना बनाकर अगले दिन ओलिविया के घर पहुंच गई और उससे आग्रह किया कि वह उसके प्रेम जाल में न फंसे, मगर ओलिविया तो जैसे दीवानी सी हो गई थी। उसने उसकी एक भी बात न मानी। हार कर वायला वहां से वापस चली गई। जैसे ही वायला ओलिविया के दरवाजे तक पहुंची, तभी एक शराबी उससे आकर टकरा गया। वह पहले तो संभला, फिर उसने उस शराबी व्यक्ति से रास्ता रोककर कहा, तो तुम ही हो वह आदमी जो मेरे दुश्मन राजकुमार के पत्र लाकर यहाँ देते हो? क्या तुम नहीं जानते कि ओलिविया मेरे दिल की मलिका है और मैं वह हरगिज नहीं चाहूँगा कि किसी गैर मर्द को ओलिविया पर नज़र तक पड़े। बदमाश लफंगे कहीं के, तुम मेरी ओलिविया को मुझसे छीनना चाहते हो तो लो, आज मैं तुम्हें जान से ही खत्म किए देता हूँ। तुमसे निपटने के बाद फिर मैं उस राजकुमार को देखूंगा। वह व्यक्ति तलवार लेकर अपनी ओर झपटा। वायला घबरा गई। उसने वेश चाहे पुरुष का बना रखा था, मगर उसकी हिम्मत तो औरतों वाली थी। वह पुरुष का साहस कहाँ से लाती? वह अपनी पूरी मर्दानगी छिपाकर चिल्लाना ही चाहती थी। तभी उसकी नज़र गली के मोड़ पर पड़ी, जहाँ से एक व्यक्ति चलता हुआ उसी की ओर आ रहा था। वायला को मुसीबत में फंसा देखकर वह वहीं से चिल्लाया, सेबेस्टियन, तुम डरना मत, मैं अभी इस दुष्ट की अक्ल ठिकाने लगा देता हूँ। कई सालों के बाद किसी अजनबी व्यक्ति के मुंह से अपने भाई का नाम सुनकर वायला चौंकी। उसने उस व्यक्ति को पहचानने की चेष्टा की, लेकिन तब तक वह आकर उस आदमी से गुत्थम गुत्था कर चुका था। उसने न सिर्फ उसकी तलवार ही छीन ली, बल्कि दो चार घूंसे भी उसके जबड़े पर रसीद कर दिए। इससे पहले कि वह कुछ कहती सुनती, तभी दो सिपाही वहां आ गए और आते ही उन्होंने वायला की सहायता में उस शराबी से झगड़ रहे उस मुसाफिर को पकड़कर उसके हाथों में हथकड़ी लगा दी तथा उसे घसीटते हुए थाने की ओर ले जाने लगे। व्यूला वहीं खड़ी थी। उसे इस प्रकार वहां खड़ा देखकर उसकी मदद को आया वह आदमी चीख कर बोला, अरे सेबेस्टियन, मुझे सिपाही पकड़ कर ले जा रहे हैं और तू चुपचाप बेवकूफ़ों की तरह देख रहा है। मतलबी इंसान, मैंने समुद्र में उस तरह तेरी जान बचाई थी जिस वक्त भगवान भी तुझसे रूठ गया था, और आज मैं तेरी खातिर ही इस शराबी से लड़ा था और तू मुझसे इस प्रकार नजरें चुरा रहा है।
इतना सुनते ही वायला चौंकी, मानो उसकी याददाश्त लौटकर वापस आ गई हो। अब उसकी समझ में आ गया कि आखिर मामला क्या है। यह आदमी कौन हो सकता है। उसकी बातों से सिर्फ जाहिर हो रहा था कि उसका भाई सेबेस्टियन जिंदा है, और इस वक्त सेबेस्टियन समझकर ही इस आदमी ने उसकी सहायता की है। मगर जब तक उसे होश आया, वह सिपाही उस आदमी को घसीट कर ले जा चुका था। वायला ने उस शराबी व्यक्ति को खोजने के लिए इधर उधर देखा, मगर शराबी का तो कहीं भी अता पता नहीं था। फिर उसे अचानक खतरा हुआ कि कहीं वह शराबी दोबारा यहाँ न आ जाए, इसलिए वह तेजी से महल की ओर भागी। इधर वह गली से बाहर जाकर मुड़ी ही थी, तभी सामने गली से दूसरे किनारे से आता हुआ एक व्यक्ति दिखाई पड़ा। वह सेबेस्टियन था, वायला का सगा भाई। तब तक वह शराबी आदमी भी दो गुंडों को लेकर वहां आ पहुंचा था। वह बहुत गुस्से में था। उसने सेबेस्टियन को वायला समझ उसने सेबेस्टियन को वायला समझा और अपने साथियों के रौब में उसे डराते धमकाते हुए कहने लगा, क्यों बे नालायक, तूने मुझे अपने उस दोस्त से लातों घूंसे से पिटवाया था, लेकिन अब मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा। इतना कहकर उसने तलवार निकालकर सेबेस्टियन पर हमला किया, लेकिन सेबेस्टियन भी कम हिम्मत वाला नहीं था। वह एक पल भी गंवाए बिना उसने अपनी ही तलवार खींच ली। फिर उसने उन तीनों को सबक सिखा दिया। तभी चौक पर आती लड़ाई झगड़े की आवाज़ें सुनकर ओलिविया भी बाहर आई और सेबेस्टियन को सिसेरियो समझकर वह न केवल उसकी प्रशंसा की बल्कि अपने साथ अंदर ले गई। सेबेस्टियन अभी तक हैरान था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो तो इस नगर में अनजान है, किसी को जानता तक नहीं, तो फिर वह शराबी कौन था जो मुझसे लड़ रहा था। क्या ये लड़की मुझसे इतनी हमदर्दी जता रही है? आखिर चक्कर क्या है? फिर उसने सोचा कि शायद हो सकता है कि वह लड़की मुझसे प्यार करती है, मुझ पर पहली नज़र में ही फिदा हो गई है। यही सोचते हुए वह ओलिविया के साथ उसी आत्मीयता से पेश आया जैसी आत्मीयता के साथ वह उसके साथ पेश आ रही थी। उसका बर्ताव देखकर ओलिविया को बड़ी हैरत हो रही थी, और इस बदलाव को वह भगवान का ही वरदान मांग रही थी। वह सोच रही थी कि अभी कुछ देर पहले ही तो सिसेरियो उससे यहीं से बात भी नहीं कर रहा था, और अब कितनी अच्छी तरह पेश आ रहा है। उधर मुसाफिर ने पुलिस स्टेशन में अपना बयान दिया, साहब, मेरा नाम एंटोनियो है और मैं एक जहाज का कप्तान हूँ। कई महीने पहले मैंने एक व्यक्ति को समुद्र में डूबते हुए बचाया था, और जब तक वह पूरी तरह स्वस्थ न हो गया तब तक मैंने उसकी बड़ी सेवा की। दिन रात एक करके मैंने उसे अच्छा कर दिया, उसके लिए कितना धन भी खर्च किया। उसी व्यक्ति को आज एक आदमी मार रहा था, जिसकी जिसको बचाने की मैं कोशिश कर रहा था, और वही कोशिश करते हुए आपने मुझे ही पकड़ लिया और अपराधी समझकर यहाँ ले आए। उसका नाम सेबेस्टियन है और मैं उसको अपना दोस्त मानता हूँ, लेकिन आपने खुद अपनी आंखों से देख लिया कि वह कितना एहसान फरामोश निकला। मुझ पर मुसीबत पड़ते हुए देखकर भी वह किस तरह अनजान बना हुआ खड़ा रहा। मैं एक विदेशी मुसाफिर हूँ और मुसीबत के आलम में उसकी मदद ही करना चाहता था। अब यह आपकी मर्जी है कि आप मुझे सजा दें या छोड़ दें या कैद कर लें। सिपाहियों ने उसे डरा धमका कर छोड़ दिया। सेबेस्टियन के ऊपर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपने मन में पक्का इरादा किया कि उसे चाहे फांसी की सजा ही क्यों न हो जाए, मगर ऐसे मक्कार और एहसान फरामोश दोस्त को सबक जरूर सिखाएगा। यही सोचकर वह उसी जगह पहुंच गया जहां से उसे पुलिस ने पकड़ा था। सिसेरियो तो वहां से ऐसा भागा था कि उसने पीछे की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा था। उधर ओलिविया के द्वारा सेबेस्टियन की खूब खातिरदारी हो रही थी। ओलिविया के नौकर चाकर उसकी सेवा में लगे हुए थे।
एंटोनियो बेचारा उसे तलाश कर रहा था। उधर जब सिसेरियो काफ़ी देर तक महल नहीं पहुंचा तो राजकुमार को उसकी फिक्र हुई और उसे तलाश करने के लिए वह महल से निकलकर चल दिया। वह तेजी से ओलिविया के महल की तरफ जा रहा था। वहां जाकर उसने जो दृश्य देखा उसे देखते ही वह ऊपर से नीचे तक जल गया। उसने देखा साल दुसाले ओढ़कर सिसेरियो एक पलंग पर लेटा हुआ था और शहजादी ओलिविया खुद उसे पंखा कर रही थी। उसने गुस्से में सिसेरियो को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। नमक हराम, मैंने तुझ पर भरोसा करके अपना राजदार बनाया, तुम पर यकीन किया और अपना पैगाम लेकर इसलिए यहाँ भेजा कि तू मेरी बिगड़ी बात को बना देगा, मगर तू यहाँ अपना चक्कर चला रहा है। तूने मेरी ओलिविया को ही मुझसे छीन लिया। क्या तू वह दिन भूल गया जब अनाज के एक एक दाने को तरस रहा था और मैंने तुझ पर रहम करके तुझे अपने यहाँ नौकरी दी थी? कमीने, तू मेरी उन बातों को भुलाकर मेरे साथ गद्दारी कर रहा है। राजकुमार को क्रोधित देखकर सेबेस्टियन भी उठकर खड़ा हो गया और गुस्से से दांत भींचकर बोला, अभी तू कौन है जो यहाँ खड़ा इतनी देर से बकवास कर रहा है? मुझे तो तमीज़ से बोलना भी हाँ, तुझे तो तमीज़ से बोलना भी नहीं आता। कौन कमीना दाने दाने को तरसता था? कौन तेरे पास गया था? और यहाँ कौन है जो तेरा नौकर है? तुझे झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? तेरे जैसे एक सिरफिरे शराबी से पहले भी मेरा पाला पड़ चुका है। तूने भी लगता है जमकर शराब पी ली है, इसलिए किसी दूसरे की भूल में मुझे सिसेरियो पुकार रहा है। कान खोलकर सुन लो, मेरा नाम सेबेस्टियन है और अपने एक दोस्त के साथ मैं आज ही इस शहर में आया हूँ। इन दोनों का झगड़ा इतनी तेज आवाज़ में हो रहा था कि सड़क पर घूम रहे एंटोनियो ने भी सुन ली और सेबेस्टियन की आवाज़ सुनकर वह भी वहां आ गया। सेबेस्टियन को देखते ही वह राजकुमार से मुखातिब होकर बोला, आप ठीक कहते हैं युवराज, यह पक्का कृतघ्न है, झूठा तथा मक्कार है। आज आज इसने मुझे भी जेल भिजवा दिया था। वह तो मैं भाग्य से बचकर वहां से वापस आ गया, वरना इसने तो अपनी पूरी दुश्मनी मुझे दिखा दी थी। मैंने एक बार इसे समुद्र में डूबने से बचाया था। जब यह मेरा ही न हुआ तो भला आपका कैसे हो सकता है? इसकी खाल कुत्तों से उधड़वा देनी चाहिए। यह कहकर उसने सेबेस्टियन को पकड़ लिया। राजकुमार ने उसका बाँह पकड़ लिया और दोनों सेबेस्टियन को घसीटने लगे, लेकिन तभी वह चौंके। एंटोनियो और राजकुमार दोनों ने देखा कि सिसेरियो की शक्ल का आदमी दरवाजे के अंदर आ रहा है। उसे देखकर वह दोनों हैरान रह गए। एक ही आदमी अंदर और बाहर कैसे हो सकते हैं? बेचारी ओलिविया भी हैरान थी कि वह अंदर वाले व्यक्ति को अपना प्रेमी समझे या बाहर वाले को। शक्ल, सूरत, चाल ढाल, कद काठी में दोनों एक ही दिखाई दे रहे थे। कहीं भी तिल तक फर्क नहीं था। बाहर से आने वाला पुरुष वायला थी और इधर खड़ा सेबेस्टियन। देखने वाले सभी धोखा खा गए, लेकिन भाई बहन इस राज को अच्छी तरह जानते थे और एक दूसरे की खोज में यहाँ वह न जाने कहाँ कहाँ भटक रहे थे। जैसे ही दोनों भाई बहन ने एक दूसरे की तरफ देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना ही न रहा। वायला भागती हुई आई और अपने भाई से लिपट गई। उसकी आंखों में आंसू ही आंसू थे। सेबेस्टियन की आंखों में भी आंसू छलक आए थे। वह भी अपनी बहन से लिपट कर रोने लगा। एंटोनियो, राजकुमार, ओलिविया तथा सभी नौकर चाकर इस नज़ारे को हैरान भरी नज़रों से देख रहे थे। तभी रोते हुए वायला बोली, भैया, आज तुम्हारे मिलने से लगता है कि सारे जहान की खुशियाँ मुझे मिल गई हैं। सेबेस्टियन बोला, मेरी प्यारी बहन, तुम्हें देखकर मुझे भी एक नया जीवन मिला है। सेबेस्टियन के मुंह से सिसेरियो के लिए बहन का संबोधन सुनते ही राजकुमार बुरी तरह चौंका। उसने पूछा, तो क्या सिसेरियो कोई लड़की है? हाँ राजकुमार, सेबेस्टियन ने कहा, यह मेरी छोटी बहन है और इसका नाम वायला है।
एक जहाज़ की दुर्घटना के समय हम भाई बहन आपस में बिछड़ गए थे। मुझे एक अच्छे कप्तान ने अपने जहाज़ में बैठाकर बचा लिया था। मैं और वह आज ही इस नगर में पहुँचे हैं। हम दोनों अलग अलग जाकर इसकी ही तलाश कर रहे थे, और वह कप्तान कोई और नहीं, यह एंटोनियो ही है, जो न जाने क्यों मुझे गलत समझ रहा है। समीप ही खड़े एंटोनियो ने आगे बढ़ते हुए कहा, हाँ राजकुमार, अब मेरी समझ में पूरी बात आ गई है कि मुझसे ये भूल किस प्रकार हुई। और फिर सबने अलग अलग अपनी बात कह सुनाई तो सबकी गलतफहमियां दूर होने लगी। वायला ने राजकुमार के सामने साफ साफ बता दिया कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन वह सेवक बनकर भी जीवन भर उसके साथ रह सकती है, मगर वह उसे अपने से अलग न करे। मगर राजकुमार का इरादा कुछ और ही था। उसने वायला का हाथ बड़े प्रेम से धीरे से दबाया, और वायला के भविष्य के लिए एक बड़ी तसल्ली थी। तो इस प्रकार से यह प्ले समाप्त होता है। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।